हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बैंकिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो यहाँ पर दुनिया भर का बैंकिंग 100 अलग अलग बैंकिंग कमेटी बनाया गया है, ठीक है। और सब पढ़ने बैठिएगा तो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा। पर जो कुछ ऐसा भी कमेटी था ना, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था हम लोग का इकोनॉमी में, ठीक है। तो हम लोग कम से कम वो 10 ऐसा ऐसा बैंकिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम में नो डाउट ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 10 कमेटी कम से कम हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं 10 अलग अलग बैंकिंग कमेटी को जानने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो नो डाउट इसको आप अच्छा जानते होंगे भाई कि नरसिम्हम कमेटी 1991, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है। अब देखिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसके लिए हमको एकदम सेपरेट से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एकदम सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बस एक ओवरव्यू थोड़ा टाइप का दे देते हैं आपको। इसमें इसका क्या है, उसका दो कमेटी था, नरसिम्हम कमेटी 1 और 2, दोनों को उसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको बस एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, ठीक है। बाकी सबको डिटेल में कवर किया जाएगा। तो ये क्या था कि ये हम लोग का मेन ब्लूप्रिंट था मॉडर्न बैंकिंग की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। आज़ादी के बाद से, आज़ादी बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से, 1991 की जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो बैंकिंग कमेटी जब बनाया गया कि भाई अब कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, तो यही मेन ब्लूप्रिंट था, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए। तो इसमें उनका जो रिकमेंडेशन था, देखिए आपको हर बैंकिंग कमेटी में जितना भी अलग अलग जो कमेटी है ना, अलग अलग जो कमेटी है, इसमें आपको याद क्या रखना, सोच समझिए। आपको याद रखना कि भाई ये कमेटी का मेन पर्पस क्या था, ठीक है। और ये क्या मेन रिकमेंडेशन दिए थे, बस उस कमेटी का मेन पर्पस क्या था और मेन रिकमेंडेशन वो किसके बारे में दिए थे, और बाकी चीज उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों। देखिए, छोटा सा अगर इसके बारे में अगर एक छोटा सा समझें, तो भाई इनका मेन रिकमेंडेशन था कि भाई सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए, ठीक है। इनका छोटा सा रिकमेंडेशन ये था कि सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए। और वैसे आपको सीआरआर और एसएलआर क्या होता है इतना बेसिक आइडिया होगा। सिंपल सा है कि एलआरआर के तहत, एलआरआर में क्या होता है कि जो बैंक में अगर मान लीजिए 1,000 रुपये कोई जमा करता है, तो इस 1,000 में बोला जाता है, इस बैंक को इंस्ट्रक्शन आता है आरबीआई का, पूरा पैसा लोन के तौर पर मत बांटिए, कुछ पैसा अपने पास भी रखिए। मान लीजिए यहाँ पर 200 रुपये अपने पास वो रखा, क्यों रखा कि इन केस अगर सबको अचानक से पैसा मांगने आ गया तो आप पैसा कहाँ से दीजिएगा। तो इसलिए बोलते हैं भाई एलआरआर एक रिजर्व रेशियो है, लीगल रिजर्व रेशियो, जिसमें सब पैसा को लोन पे नहीं बांटा जाता है, ठीक है। तो इसमें 200 रुपये अगर हम लोग निकाल लेते हैं इस रिजर्व में, तो कितना बच गया, 800। इसको आप लोन पे बांट सकते हैं, 200 को रिजर्व बांट लीजिए। अब इस 200 में से मान लीजिए सीआरआर का परसेंटेज मान लीजिए आपका इसमें मान लीजिए कितना, मान के चलिए 40% है, ठीक है। तो 200 को 40% कितना होगा, 4 दूनी 8, 80 हो गया। और बचा कुछ 60 कितना हो जाएगा, 60% 120। तो ये जो 80 रुपये है, जब इसको आप आरबीआई के पास जमा करते हैं ना, तो कहलाता है क्या, आपका सीआरआर। और अगर इसी चीज को आप अगर कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, उसको क्या कहलाते हैं हम लोग, एसएलआर। ये जनरली कैश में रहता है और ये अलग अलग सिक्योरिटी गोल्ड वोल्ड में रख सकते हैं, ठीक है। खुद या कैश में सबका मिक्सचर के तौर पर रखा जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका सीआरआर और एसएलआर। तो सीएलआर और एसएलआर का, तो यह रिकमेंडेशन में डाला गया था कि भाई सीआरआर और एसएलआर का जो रेट है उसको कम किया जाए, ठीक है, रिड्यूस किया जाए। एक था ये। इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया जाए। पहले इंटरेस्ट रेट कंप्लीटली हम लोग रेगुलेट करती थी गवर्नमेंट और आरबीआई बोली। बाद में डीरेगुलेट करने का मतलब है कि जो पब्लिक बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है उन लोग को भी थोड़ा सा अपना फ्रीडम दिया जाए, ताकि लोग रेट अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सके, ठीक है। तो ये नो डाउट आज भी आरबीआई जो रेट डिसाइड करती है वही होता है, लेकिन देखिएगा हर बैंक के पास, किसी भी बैंक के पास जाइए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी बैंक हो, किसी भी बैंक में जाइएगा, वहां का जो बैंक मैनेजर होता है ना, उसके पास एक सुफिशियंट पावर होता है। वो इंटरेस्ट रेट आपके हिसाब से, मतलब आपसे नेगोशिएट कर सकता है, 10% करके, 11% करके, वो बढ़ा घटा हल्का फुल्का सकता है। तो ये क्या हल्का सा डीरेगुलेट करने के लिए बोला गया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग क्या, रिकमेंडेड एडॉप्शन ऑफ वेसल नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। अब वेसल नॉर्म्स क्या था कि अलग अलग देश का जो गवर्नर लोग था ना, ऐसा G10 बुलाता है कि 10 अलग अलग कंट्री का मेन मेन गवर्नर सब पार्टिसिपेट किया और एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप में बोला गया कि भाई जो हम लोग वेसल नॉर्म्स बना रहे हैं सबको फॉलो करना है, ताकि बैंकिंग सिस्टम अच्छा से रन कर सके। क्यों, देखिए है क्या, हर कंट्री का, हर कंट्री का अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हर कंट्री का। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पर सबको इसको फॉलो करे, ताकि भाई इकोनॉमी अच्छा से स्मूथली रन करे। तो ये था वो क्या, वेसल नॉर्म्स। इस वेसल नॉर्म्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, इसमें कितना वेसल नॉर्म्स है, 1, 2 और 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, ठीक। रिकमेंडेशन एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक, ये भी रिकमेंड किए थे नरसिम्हम जी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को और फॉरेन बैंक को भी परमिट किया जाए, वो लोग भी अपना इंडिया में बिजनेस कर सके, ठीक। ये सब तो सेम चीज है।
उसके बाद आया सेकंड क्या, खान कमेटी। ये कब आया था आपका 1997 में। अब खान कमेटी का मेन पर्पस क्या था, यूनिवर्सल बैंकिंग। पहले क्या था, पढ़े होंगे कि भाई पहले अलग से डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था, अलग से कमर्शियल बैंक हुआ करता था, हर सेक्टर के अलग अलग अपना अपना बैंक खुल गया था। तो इनका मेन रिकमेंडेशन ये था कि ये सब बैंक को हटा करके आपका एक यूनिवर्सल बैंक बनाइए। एक यूनिवर्सल मतलब ये नहीं कि ये लोग रिमूव कर देना था, ये कहना था कि भाई जो जो बैंक हो ये आपका मल्टीपर्पज काम करे। ये आपका डेवलपमेंट पर्पज के लिए भी लोन दे, घर उर बनाने के लिए, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए लोन दे, ये आपका पर्सनल लोन भी दे, ठीक है, आपको होम लोन दे, एजुकेशन लोन दे, मैरिज लोन दे, ये सब तरह का मल्टीपर्पज बैंक सब काम कर सके। ठीक है, तो ये था सजेस्ट अलाउिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ऑल फाइनेंशियल सर्विस अंडर वन रूफ। मतलब बैंक सब कुछ दे सके, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग बैंक, जैसे देखे होंगे आप डेवलपमेंट के लिए अलग 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 बैंक था, है कि नहीं। आपका कमर्शियल बैंक का, दुनिया भर का बैंक का, तो ये चाहते थे भाई कि यूनिवर्सल बैंकिंग हो, कि मतलब एक ही बैंक सब काम करने में सक्षम हो। ठीक, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, लेड टू कन्वर्जन ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज आईसीआईसीआई और आईडीबीआई। देखिए ये सब पहले केवल डेवलपमेंट बैंक हुआ करती थी, बाद में ये लोग भी क्या आपका कमर्शियल बैंक बन गया, है कि नहीं। बाद में ये लोग भी कमर्शियल बैंक बन गया और डेवलपमेंट बैंक, मतलब दोनों तरफ का ये काम करता है, समझ में, दोनों पर्पज से लोन देता है। इसके बाद आया तीसरा क्या आपका तारापुर कमेटी 1997 से 2006 तक। अब ये क्या बोले, ये मोनली फोकस किए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये था कि भाई जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होता है ना, उसको मेनली इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, रिकमेंड फेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएससी यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसमें बोला क्या गया था, सजेस्ट अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिफोर इंप्लीमेंटेशन। ये बोले थे कि भाई इसको रिकमेंडेड करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टेबल करना जरूरी है। जैसे क्या, तो क्या क्या था आपका, ये सब कुछ कंडीशन था कि भाई अगर अगर आप सीएससी, ये आपको पढ़ना है आगे डिटेल में, ठीक है, आगे रहेगा आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, उस समय पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी क्या है, सिंपल समझिए कि ये रिकमेंड दिए थे भाई कि सीएससी को अगर इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट करने से पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो स्टेबिलिटी को ठीक करना पड़ेगा, यानी जो कंडीशन ठीक करना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या बोले थे करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले, कि भाई आपका फिजिकल डिफिसिट लो होना चाहिए। फिजिकल डिफिसिट लो होने का मतलब क्या, फिजिकल डिफिसिट बोलने का मतलब क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपका इनकम से, आपका रेवेन्यू से, यानी खर्चा ज्यादा, इनकम कम, आमदनी 8 आना और खर्चा रुपया, कमा रहे हैं 8 आना और खर्च कर रहे हैं पूरा 1 रुपया। इस टाइप के लॉजिक पे गोविंदा का मूवी है ना, सीधा पे। इन्फ्लेशन आपका कम होना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेशन कम चाहिए, और बैंकिंग सिस्टम आपका अच्छा खासा स्ट्रांग हो, और एनपीए भाई जितना कम हो सके। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलने का मतलब क्या होता है कि जो आप लोन दिए हैं, आम आदमी को जो लोन मिला है, ये लोग लोन वापस रीपे भी कर दे, तो एनपीए धीरे धीरे कम हो। ठीक है, तो ये कुछ प्री कंडीशन था कि भाई सीएसी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहले इन सबको ठीक कर लीजिए। तो ये था इनका। फिर बाद में नरसिम्हा कमेटी दोबारा आया 1998 में। अब इस पे जो मेनली फोकस किए थे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग ऑफ बैंक, यानी कि जो स्ट्रक्चर है बैंक का ना, उसको वो मजबूत करने का कोशिश किए थे। जैसे कैसे, रिकमेंड कंसोलिडेशन ऑफ थ्रू बैंक मर्जर। ये बोले भाई कि ये कमेटी कहता है कि अलग अलग जो बैंक है ना उसको मर्ज कर दीजिए ताकि बैंक जो आपका अच्छा से स्ट्रांग हो सके। ठीक है, रिकमेंड स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, और जो एनपीए को लेकर के इसे भाई एकदम स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन हो कि भाई इस कैटेगरी को एकदम सख्त तौर पे हम लोग एनपीए बोलेंगे, ताकि एनपीए का जो रेट है ना वो धीरे धीरे घट सके। समझ में आया, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोन बांट जाता था जिसमें लगता था कि हाँ पैसा रिकवर हो जाएगा, पर वो रिकवर नहीं हो पाता था और बाद में लोग एनपीए होता था। तो इसलिए एकदम स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन करने को बोला गया कि भाई ये टाइप का अगर आप हैं, वो लोन अगर इस टाइप कैटेगरी में चला गया यानी कि वो एनपीए कैटेगरी में आ जाएगा। इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, एक ही वीडियो में सब थोड़ी बनेगा। और रिकमेंड किए थे भाई कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी आप स्टैब्लिश कीजिए। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलने का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए बच्चों, बैंक सब ना लोन देने जानता है, ठीक है, बैंक सब अलग अलग लोन देने जानता है, बट उसको रिकवर करने उन लोगों को नहीं आता है ठीक से। ये लोग उसको अच्छा से रिकवर करने नहीं जानता है, लोन तो दे देता है पर रिकवर नहीं कर पाता है। तो इस रिकवर करने के लिए, और जो डेट होता है ना, या अलग अलग जो बिल्स होता है, या बोले अलग अलग चेक होता है, इन सबको क्लियरेंस करने के लिए एक अलग कंपनी खुली है जिसका बोला जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, आपका रिलायंस का है, आपका पारस का है, ये सब क्या है, ये सब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये लोग एक्सपर्ट होता है पैसा वापस रिकवरी कराने में। जो लोन जो बांटा गया है ना, अगर लोग पैसा नहीं दे रही है तो क्या कहता है, लोग रिकवर कराने काम करता है, प्यार से या तो फिर गुंडागर्दी के स्टाइल में। ठीक है, एक मूवी देखे होंगे ईएमआई करके, अमिताभ बच्चन का, ईएमआई लेना है तो देना ही भी पड़ेगा। तो वो एकदम ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ही लॉजिक है। देखिए, प्यार से भेजिएगा तो कोई रिकवर नहीं हो पाएगा लोन। ठीक है, इंडिया जैसा मार्केट में क्या होता है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ता है, तो वो लोग पहले
प्यार से तो रिकवर होने वास्ते रहा, तो फिर लोग ऐसा ही बाहुबली लोग को गुंडा टाइप को हायर करता है लोग, जो उस काम पे थोड़ा सा दबदबा रखता है। इम्पैक्ट क्या पड़ा, लेट फाउंडेशन ऑफ सारफेसी एक्ट, ये देखिए ये एक पूरा का पूरा एक्ट बना के इस एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर के कुछ नियम है इसमें, ठीक। इनकरेज क्रिएशन ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मेगा बैंक, और इनकरेज किया गया गवर्नमेंट को कि भाई कुछ ऐसा बैंक बनाइए जो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सके, ठीक है। इनका रिकमेंडेशन में था, इम्पैक्ट पढ़ाइए। फिर आया क्या आपका बर्मा कमेटी 1999 में। अब बर्मा कमेटी क्या बोला, बर्मा कमेटी भाई बोला रिस्ट्रक्चर किया किसको, वीक पब्लिक सेक्टर बैंक को, जो पब्लिक सेक्टर में जो वीक पब्लिक सेक्टर था ना उसको रिस्ट्रक्चर करने का काम किया, यानी कि उसको स्ट्रक्चर बदलने का काम किया। कैसे, रिकमेंडेड ऑपरेशनल स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग, जो ऑपरेशन जो लोग करता था, ठीक है, होता ना अलग अलग जो काम करने में जो लोग का ऑपरेशन था उसको रिस्ट्रक्चर किए। रिकमेंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन कम किया, क्या पब्लिक कंपनी का बैंक पहले ना बहुत सारा था, जो कमाते थे हमारे थी नहीं, दुनिया भर का अलग अलग ब्रांच खोल के बैठ गया है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, और इनकम जनरेट हो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस, इसलिए हो रहा है कि जहाँ ब्रांच खुला है, जहाँ पर भी ब्रांच खुला बच्चों वहाँ पर रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉय लोग को सैलरी देना पड़ता है कि नहीं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था, और कमाओ रेवेन्यू, रेवेन्यू के नाम में कुछ नहीं, एकदम गिरे जा रहा है रेवेन्यू। तो क्या भाई उनका कहना था कि ये सब मर्ज कीजिए और खत्म कीजिए, ठीक है। ये मर्जर का मेन कॉन्सेप्ट इसी पे आया था कि आप कमा तो नहीं रहे और ब्रांच खोल के बैठे हुए हैं, ठीक। तो रिकमेंडेड ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये भी एक अच्छा खासा रिकमेंड किए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको भी अच्छा से रिकमेंड कीजिए। और जो पुराना वर्कर लोग है ना जो उसमें सक्षम नहीं है उन लोगों को VRS लेने बोलिए, तो पुराना एम्प्लॉय का सबका था उसको बोलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अडॉप्ट करे और जाए। लेकिन जो पुराना एल्डर लोग था उन लोगों को ये नहीं बोला भगा दिया जाए, VRS में ऐसा कभी लोग भगा दिया जा रहा होता क्या, जिसका मान लीजिए 4 साल 5 साल नौकरी बचा हुआ, ठीक है, 4 साल 5 साल नौकरी बचा हुआ है, तो लोग ये बोला था कि आप 4 से 5 साल में आप जितना कमाते हैं उसको अभी ले लीजिए और VRS ले लीजिए, खुद से रिटायरमेंट हो जाइए, जबरदस्ती आपको नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है बच्चों, ये क्या है, ऑप्शनल होता है, आप चाहिए तो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं, VRS आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है। इससे क्या फायदा क्या हुआ, इससे आपका इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा, ठीक है। हम लोग का क्या रिडक्शन, रिड्यूस एक्सेस वर्क फोर्स, और जो एक्सेस था या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क था, अब सोच के देखिए आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर मान लीजिए पहले PNB से ब्रांच अच्छा है, मान लीजिए इलाहाबाद बैंक का तो बंद हो गया इलाहाबाद बैंक, ठीक है। तो इसका 4-5 वो ब्रांच हुआ करता था, तो वो सब बोला बंद कीजिए, सब बेकार का है, ठीक है। फिर क्या है आपका रघुराम राजन कमेटी। अब रघुराम राजन कमेटी क्या है, ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए आया था, कब 2008 में। अब इसमें क्या बोला गया था सुनिए, मैंने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में ये बोला गया भाई डेवलप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट, यानी कि कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट भी बनाइए ताकि इकोनॉमी में ये सब भी पब्लिक से पैसा बैंक उठा सके, ठीक है, बॉन्ड के हेल्प से। और स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलने का सिंपल बस इतना ही मतलब होता है कि जहां पर वीक सेक्शन है, मतलब गरीबी नहीं, जहां पर समझ लीजिए बैंकिंग सिस्टम में, जहां पर बैंकिंग सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम का कुछ ऐसा एरिया है, कुछ ऐसा बैकवर्ड एरिया है जहां पर बैंकिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलने का बस इतना ही मतलब होता है बच्चों कि जो बैंकिंग सिस्टम है उस जगह पे भी पहुंचाइए जहां पर अभी तक बैंकिंग का वो फैसिलिटी नहीं पहुंचा है, समझ में आया। तो उसको बोला भाई जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथ कीजिए, बढ़ाइए, पब्लिक को बैंक से जोड़िए, पब्लिक को बैंक से जोड़िए, ये मेनली था फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलने का मतलब। आगे क्रिएट यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटर, और एक रेगुलेटर बनाने का वो बात किया, ठीक है, एक सबको मर्ज करे, मतलब एक ऐसा रेगुलेटर जो सबको देखभाल कर सके, ठीक। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन्फ्लुएंस लेटर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, ये जो बाद जो फाइनेंशियल रिफॉर्म आया ना उसको ये काफी इम्पैक्ट किया था। और स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम रघुराम राजन का जो कमेटी है वो किया था, ठीक है। आगे देखिए फिर है क्या आपका नचिकेत मोर कमेटी। अब ये क्या बोलता है नचिकेत मोर कमेटी, ये भी मेनली फोकस किया था किस पे, आपका फाइनेंशियल बैंक पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, मेनली इसी पे फोकस किया था, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या था, तो ये क्या मेनली पेमेंट बैंक पे ये फोकस किए थे, देखे ना आप एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सब, ठीक है। और ये एक और चीज फोकस किया क्या, रिकमेंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे देखे होगा आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उस टाइप का बैंक को ये मेनली रिकमेंड करने का बात किए थे। इम्पैक्ट क्या पड़ा, RBI इंट्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस। अब RBI जो है अलग अलग तरह का लाइसेंस देना स्टार्ट कर दी, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए, आपका पेमेंट बैंक के लिए, आपका NBFC के लिए बहुत तरह का स्टार्ट की हो, ठीक है।
एक्सपेंडेड बैंकिंग एक्सेस इन रूरल एंड अंडर डेवलप एरिया, और साथ ही साथ जितना भी ये जो रूरल और अंडर अनडिजर्व एरिया, ये जो देख रहे हैं अनडिजर्व एरिया, इसका मतलब क्या, अंडर डेवलप एरिया, ठीक है। मतलब ऐसा जगह बैंकिंग को पहुंचाया गया जहां पर पहले नामो निशान नहीं था, ठीक है। इस रिकमेंडेशन के बाद फिर 2014 में क्या, उर्जित पटेल कमेटी, ये क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ठीक से करने के लिए क्या एक नया कमेटी बनाया गया, उर्जित पटेल कमेटी। अब ये क्या बोलते थे, शिफ्ट इन्फ्लेशन मेजर फ्रॉम WPI टू CPI, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले मेजर क्या होता था, जो इन्फ्लेशन होता था आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स में, उसको हटा करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लाने के लिए बोला गया, ठीक है। ये जनरल प्राइस लेवल को बताता है और ये आपका रिटेल प्राइस लेवल को बताने का काम करता है, ठीक है। जनरल मतलब होलसेल रेट समझ लीजिए, जैसे रिटेल समझ लीजिए, सिंपल बोलचाल भाषा में। रिकमेंडेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये बोले भाई कि अलग अलग फ्लेक्सिबल वे में जो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं उस वे में इसको ये रिकमेंडेशन डाले थे। और रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC, ये बना भी बाद में, ठीक है। देखे होंगे आप, पढ़े होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना बाद में, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंडिया अडॉप्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग, देखिए कितना, 4 से 2% तक, ठीक है, ±2% तक, मतलब 4% से 2, देखिए 4 है तो उससे या तो +-2 बोलने का, या तो 4 से 2 घटे या तो प्लस हो जाए, इस टाइप से, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलने का एक्यूरेट लेना बहुत मुश्किल होता है, एक्यूरेट टारगेट रखिए बहुत मुश्किल होता है भाई, वो एक पर्टिकुलर रेंज में रखिए, 4% है तो उसमें तो 2% बढ़ेगा या 2% घटेगा, इस टाइप से रखेंगे, समझ में आया। MPC बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, उसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया जो इसके लिए मेनली जिम्मेदार होता था, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। फिर क्या आपका PJ नायक कमेटी जो आपको 2014 में आया, ये मेनली किससे फोकस किया, आपका पब्लिक सेक्टर बैंक पे, मेनली फोकस किया पब्लिक सेक्टर बैंक पे। मेन रिकमेंडेशन क्या दिए थे कि रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन PSB, ठीक है, जो PSB है पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें भाई इंटरफेयर ना करे, कम करे, ठीक है, रिड्यूस। उसके बाद क्या, प्रोफेशनल बैंक बोर्ड्स, जो अलग अलग जो पर्सनलाइज बैंक बोर्ड है उसको बनाने के से बात उठा था। फिर इसी का इम्पैक्ट था कि भाई लेट टू स्टैब्लिश द बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये जो BBB देख रहे हैं ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इन्हीं का रिकमेंडेशन में इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, बिमल जलान पैनल, अब ये क्या बोला था, ये लोग मेनली इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क पे फोकस किया था, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पे। और ये क्या रिकमेंडेशन दिए थे कि डिफाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ RBI रिजर्व, कि भाई RBI के पास मेनली कितना रिजर्व है उसको पहले डिफाइन कीजिए। डिटरमाइन द सरप्लस ट्रांसफरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस जगह पे आकर के जो RBI जो सरप्लस कमाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाए। ये मैं सोचे, देखिए बच्चों बहुत क्या लगता है कि RBI अगर एक संस्था है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट कमाती है वो RBI रख लेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये RBI नोट अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसकी अपने मर्जी से सारा काम काज करती है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट अगर ये कमाती है तो प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाना होता है अल्टीमेटली, समझ में आया। तो ये था इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्रिएटेड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क फॉर सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे देखिए सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये हो गया, अभी कुछ साल पहले ही RBI अपना बहुत सारा कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी। इम्प्रूव क्लैरिटी ऑन RBI रिजर्व मैनेजमेंट, और जो RBI कितना रिजर्व मैनेज करेगी उसमें भी इंप्रूवमेंट आया। देखिए अब इसको हम लोग 1 लाइन में लिखा जाए तो देखिए 1 लाइन में सबसे बेस्ट ये है, जो नरसिम्हम का पहला कमेटी था, ये क्या बैंकिंग रिफॉर्म, CRR SR और वैसा लोगों का फोकस था। जो खान कमेटी था यूनिवर्सल बैंकिंग पे फोकस करता है। तारापुर कमेटी होगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल पे फोकस करता है। आपको जो नरसिम्हम कमेटी 2 है वो मेगा बैंक और NPA और सरफासी एक्ट पे फोकस करता है। जो वर्मा कमेटी है वो क्या, वीक पब्लिक सेक्टर बैंक को रिस्ट्रक्चर करने का बात करता है, वीक पब्लिक सेक्टर बैंक उसको रिस्ट्रक्चर या तो फिर VRS लेने को बोलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेने को बोलता है एम्प्लॉय लोग को। रघुराम राजन कमेटी क्या बोलता है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पे ये फोकस करता है। नचिकेत मोर कमेटी फोकस करता है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। आपका उर्जित पटेल बैंक किसे फोकस करता है, CPI इन्फ्लेशन टारगेटिंग और MPC, ठीक है। WPI से CPI में फोकस किया गया। PJ नायक जो थे वो क्या था आपका, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इस पे यानी कि BBB इसको बनाने में स्टैब्लिश किए। और जो बिमल जलान कमेटी था इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क। तो ये एकदम शॉर्ट में इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे, बहुत जल्दी कवर किए क्योंकि इसको जल्दी बच्चा लोग स्किप मारना पसंद करता है, ठीक है। तो आई होप आप कुछ सीखे होंगे, इसलिए इतना ही, धन्यवाद।